मेरा पति मुझसे 14 साल बड़ा था। हमारी उम्र में बहुत अंतर था, इसीलिए हमारे विचारों में मतभेद होते थे और अक्सर हमारे बीच झगड़े होते रहते थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें लकवा मार गया। अब वे बस बिस्तर पर पड़े रहते थे। उनसे कोई भी काम नहीं हो पाता था। इस बात का उन्हें बहुत दुख होता और वे रोते रहते। रोते रोते वे बार बार स्टोर रूम की ओर देखते और कुछ इशारा करते। उनकी बातों पर ध्यान देकर मैं उस स्टोर रूम में जाती, पर वहां मुझे कुछ भी अजीब नहीं दिखता था। काफी दिन बीत गए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक मेरे पति का निधन हो गया। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह संभाला। उनके गुजरने के 15 दिन बाद एक दिन सोचते सोचते मुझे अचानक याद आया कि वे हमेशा उस स्टोर रूम की ओर देखकर कुछ इशारा करते थे। तब मैंने सोचा कि इस स्टोर रूम में जरूर कुछ राइज है, जिसे जानना चाहिए। मैंने उस स्टोर रूम की अच्छी तरह से सफाई शुरू कर दी। वहां का सारा सामान बाहर निकालने लगी। सफाई करते करते मेरी नजर एक चीज पर पड़ी, जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कहते हैं ना कि जब इंसान पर कोई संकट आता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं और उसे मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम अर्पिता है। मैं दिखने में अच्छी थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा विवाह मुझसे 14 साल बड़े व्यक्ति से कर दिया। वे एक बड़े पद पर कार्यरत थे और दिखने में भी ठीक ठाक थे, लेकिन उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। जब भी हम साथ में बाहर निकलते या घूमने जाते, तो आसपास के लोग मुझे उनकी बेटी समझ लेते। ये बात उन्हें भी अजीब लगती थी। वे मुझसे कहते थे कि खूब खाना खाया करो और अपना वजन बढ़ाओ, ताकि तुम भी थोड़ी उम्र दराज लगो। तब मैंने कैजुअली अपने पति से कहा कि मेरे मोटे होने से बेहतर है कि आप ही पतले हो जाएं। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। फिर उन्होंने गुस्से में कहा कि औरतों को औरतों की तरह ही रहना चाहिए, ज्यादा सिर पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे औरतों को अच्छे से जानते हैं, अगर उन्हें काबू में न रखा जाए तो वे सिर पर चढ़ जाती हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बहुत गुस्सा हो गए। कई दिनों तक वे मुझे इस बात के लिए ताने मारते रहे। वे मेरे लिए बहुत सारा ऐसा खाना लाते जिससे मेरा वजन बढ़े और जबरदस्ती मुझे खिलाते। मुझे बाहर का ज्यादा खाने की आदत नहीं थी, जिससे मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट भी खराब रहने लगा। लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि मेरी सेहत बिगड़ गई और मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे मैं अजीब दिखने लगी। मेरे सभी रिश्तेदार मुझे देखकर हैरान रह जाते और ताने मारते कि शादी से पहले तो तुम ठीक थी, शादी के बाद अचानक इतना वजन क्यों बढ़ा लिया। सब मुझे बातें सुनाते, क्योंकि मेरे शरीर का पूरा आकार बदल गया था, लेकिन मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। मेरा पति हर बार मेरा और मेरे परिवार वालों का अपमान करता और हमेशा मुझे ताने मारता, लेकिन मैं यह सब कुछ सहन कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वह मेरा पालन पोषण कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे पति ने वह भी बंद कर दिया। अब वह मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता, तुम खुद कमाओ और अपना खर्च चलाओ। तुम्हारे लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें मुफ्त में खिलाने वाला नहीं हूं। मेरे पति के इस तरह के व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता था और ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी से सारी खुशियां चली गई हैं। अब मैंने एक स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते थे। कभी कभी तो मैं स्कूल में रहते हुए भी रो पड़ती थी। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपना दुख साझा कर सकूं। मेरा पति हमेशा अपने रिश्तेदारों के सामने मेरा अपमान करता और मुझे परेशान करता। अब हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे कोई बच्चे नहीं थे। इस बात का भी मुझे तनाव होने लगा, लेकिन मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। मुझे हमेशा यह सवाल सताता कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी ऐसी व्यक्ति से क्यों करवाई। फिर भी मैं हमेशा अपने पति को खुश रखने की कोशिश करती थी। उनकी बहुत परवाह करती थी, जो उन्हें पसंद हो वही करती थी। लेकिन फिर भी वह मुझ पर गुस्सा ही करते रहते थे। कभी कभी तो मुझे लगता कि उनकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद
वह घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ चले जाते और उनके साथ बहुत खुश रहते। कभी कभी उनके दोस्त भी हमारे घर आते थे और मेरा पूरा दिन उन्हें खिलाने पिलाने में चला जाता था। फिर भी मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति को यह देखकर खुशी होगी। लेकिन उन्हें मेरी किसी भी बात की खुशी नहीं होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में यह सब क्या हो रहा है। क्या हम पर किसी की बुरी नजर लग गई है? क्योंकि मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था, वहां वह रिश्वत लेता था और उन पैसों को खुद पर खर्च करता था, लेकिन उसने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। मैं अपना खर्च खुद उठाती थी। जिस इलाके में हम रहते थे, वहां सबको पता चल गया था कि हम दोनों बहुत झगड़ा करते हैं। लेकिन एक दिन हद ही हो गई। वह मुझसे बेवजह झगड़ने लगा और कहने लगा कि मैंने तुमसे अच्छा खाना बनाने को कहा था, ये क्या बनाया है? फिर वह जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगा। तब मैंने उससे कहा कि अच्छा खाना बनाने के लिए घर में अच्छी चीजें भी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी सैलरी भी अभी तक नहीं आई है। इस पर मेरे पति ने कहा कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे पसंद नहीं हो। हमारे झगड़े का कोई मतलब नहीं बचा था। झगड़े की वजह कुछ और थी, लेकिन अब बात किसी और ही दिशा में जा रही थी। मेरा पति मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे उसका बीपी बढ़ गया और अचानक उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया। यह देखकर मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। रात का समय था। जैसे तैसे मैं उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें लकवा मार गया है। अब उनके हाथ पैर काम नहीं करेंगे और वे बोल भी नहीं पाएंगे। उनका पूरा शरीर बेकार हो गया था। बेवजह के गुस्से की वजह से उनका बीपी बढ़ा और उन्हें अटैक आ गया। कुछ दिनों बाद मैं उन्हें घर ले आई और अब उनकी पूरी देखभाल करने लगी, क्योंकि वे बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे और कुछ कह भी नहीं सकते थे। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख था, क्योंकि वह जैसे भी थे, लेकिन मेरे पति थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पति के साथ ऐसा कुछ होगा। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं नौकरी भी कर रही थी, घर भी संभाल रही थी और अपने पति की देखभाल भी कर रही थी। ये सब देखकर मेरे पति के मेरे प्रति विचार बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, लेकिन फिर भी वह मेरे दुख में मेरा साथ दे रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे कुछ अजीब सा इशारा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रहे थे। वह सामने वाले स्टोर रूम की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन इसका क्या मतलब था, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें उस स्टोर रूम में जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया। जब मैं नौकरी पर जाती थी, तो घर में कोई नहीं रहता था, इसलिए मैंने एक महिला को काम पर रख लिया था, क्योंकि मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी होती, तो घर का खर्च कौन चलाता? मेरे पति के पैसों के आने में समय लगने वाला था। कई दिन बीत गए, लेकिन उनके पैसे अब तक नहीं मिले थे। जब वह स्वस्थ थे, तो पैसों के लिए उनके ज्यादातर रिश्तेदार उनके पास आते थे। लेकिन आज जब उनकी हालत खराब हो गई थी, तो कोई भी उनसे मिलने नहीं आ रहा था। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि बुरे समय में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ उनकी पत्नी ही उनके साथ खड़ी रही। अब वह रोज उस स्टोर रूम की ओर इशारा करने लगे और अब तो उन्हें रोना भी आ जाता था। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे लिए उनकी इतनी बुरी स्थिति देखना बहुत कठिन था। शादी के 3 सालों में उन्होंने मुझे कभी सुख नहीं दिया, बल्कि बहुत तकलीफ दी। लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। अब वे रोते रहते और बार बार उस स्टोर रूम की ओर इशारा करते। मैं जाकर देखती, लेकिन मुझे वहां कुछ भी नहीं मिलता। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां उनकी कोई चीज है। एक दिन अचानक उनकी चचेरी बहन हमारे घर आई। उसने अपने भाई से कुछ भी पूछे बिना सीधा मुझसे बातचीत शुरू की और मेरे पति के पैसों के बारे में पूछने लगी। तब मैंने उसे बताया कि मैं रोज पूछताछ कर रही हूँ, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। इस पर वह कहने लगी, तुम्हारे पति के पास बहुत सारे पैसे होंगे, तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मैंने जवाब दिया कि जब पैसे मिलेंगे, तो मैं अपने पति का शहर में जाकर अच्छे से इलाज करवाऊंगी। तब वह कहने लगी, शायद तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा पति मुझे घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं देता था। ये सुनकर वह बोली, अगर ऐसा है, तो उसने जरूर दूसरी शादी की होगी।
मैंने उससे कहा, अगर ऐसा होता तो वह महिला यहाँ जरूर पहुंचती। वह कहने लगी, तुम्हारा पति सभी से बहुत उधार लेता था, इसलिए उसके पास बहुत पैसा जमा हो गया होगा और वह सारा पैसा तुम ही पर खर्च करता होगा। तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, मैं खुद नौकरी करती हूँ और अपना खर्च खुद उठाती हूँ। मैं महीने भर काम करके 25,000 रुपये कमाती हूँ और वह पूरा पैसा घर खर्च में लगाती हूँ। अगर तुम्हें मेरे पति के पैसे चाहिए तो खुद जाकर ढूंढो, और अगर उनकी दूसरी पत्नी मिल जाए तो मुझे भी बताना। ये सुनकर वह बोली कि तू बहुत उद्दंड है। तेरे पति का स्वभाव भी ऐसा ही था, इसलिए आज वह ऐसी अवस्था में पड़ा है। हो सकता है कि कल तेरी भी यही हालत हो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं सोचने लगी कि इस दुनिया में कैसे लोग रहते हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ते। मैंने उसे कहा कि तू यहां से चली जा, और वह वहां से चली गई। मैंने जो कुछ हुआ वह सब अपने पति को बताया। उन्हें सब समझ में आ रहा था और वह रोने लगे। वह मुझसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। मैंने उन्हें दोबारा डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने उन्हें जांचा और कहा, इनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। आगे सब भगवान की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप किसी और डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं। डॉक्टर हर महीने आकर उनका चेकअप करते थे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा पति बार बार उसी स्टोर रूम की ओर इशारा कर रहा था। एक दिन सुबह जब मैं उन्हें नाश्ता कराने के लिए उठाने गई तो वह उठे ही नहीं। मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें इस हालत में देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर बोले, उनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि वह कभी ठीक नहीं हो सकते थे और बहुत तकलीफ में थे। यह सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा और मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह जैसे भी थे लेकिन मेरे पति थे। मैंने उनके अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूरी की। मैं घर में ही रह रही थी और मेरे साथ एक काम वाली बाई थी जो घर के सारे काम कर रही थी। मेरे पति के निधन के बाद मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया और काम वाली ने मुझे बताया कि आपसे मिलने के लिए एक महिला आई है। मैंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है और वह कौन है, क्योंकि मैं उस महिला को नहीं जानती थी। जब मैंने उससे पूछताछ की तो उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूं। अब वह मर चुका है और मैं अपना हिस्सा मांगने आई हूं। तुम्हारे पति ने 2 साल पहले मुझसे शादी की थी और हमारा एक बेटा भी है। मैं उसके हक के लिए यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी चचेरी ननद की याद आई, क्योंकि वह जो कुछ भी कह रही थी वह गलत नहीं था। मैंने उस महिला से कहा, तुम्हें एक विवाहित पुरुष से शादी करते समय शर्म नहीं आई? वह बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें पसंद नहीं करता था, उसे मैं पसंद थी, इसलिए उसने मुझसे शादी की। तब मैंने उससे कहा, सुंदर तो मैं भी थी, लेकिन मेरे पति ने जानबूझकर मुझे वजन बढ़ाने के लिए कहा और मैं समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वह बोली, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए। तब मैंने उससे कहा, मेरे पति मेरे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए हैं। मैं अपना खर्च खुद अपनी कमाई से चला रही हूँ। जब उनके पैसे मिलेंगे तो उसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगी। और यह घर भी किराए का है, इसका किराया मैं भर रही हूँ। तुम्हारा पति मुझे 1 रुपया भी नहीं देता था, वह सारे पैसे तुम्हारे ऊपर ही खर्च करता था। वह महिला मुझसे झगड़ने लगी। वह मेरे घर में आकर पूरे घर की तलाशी लेने लगी, जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। वह महिला बहुत अभद्र थी। जब उसे घर में कुछ नहीं मिला तो वह घर से चली गई और मुझसे कहने लगी कि वह मुझ पर नजर रखेगी और जब भी मुझे पैसे मिलेंगे वह उन्हें लेने आएगी। उसके जाने के बाद मेरी काम वाली बाई मुझसे कहने लगी कि वह उस महिला को अच्छी तरह से जानती है। वह एक बिगड़ी हुई महिला है। अमीर लोगों को धोखा देना और उनसे पैसे लेना उसका धंधा है। उसे बहुत से लोग जानते हैं। मैंने उससे कहा कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पहले मुझे मेरे पति ने परेशान किया और उनके जाने के बाद अब यह महिला। इस तरह दिन पर दिन बीतते गए और मैं सोच रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो उनसे दिल से प्यार करती थी।
और मैं दिखने में भी अच्छी थी। फिर भी मैं उनके मन में जगह नहीं बना पाई। अब मुझे बहुत तनाव होने लगा। मैं अभी भी जवान थी, लेकिन मुझे दूसरा विवाह नहीं करना था। अब मैं सिर्फ शांति से अपना जीवन जीना चाहती थी। मेरे पति के पैसे अभी भी नहीं मिले थे और उनकी दूसरी पत्नी मुझे फोन करके परेशान कर रही थी। अब मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। इसलिए मैंने काम वाली बाई से कहा कि आज से तुम काम पर मत आना, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब वह काम वाली बाई मेरे लिए अपने घर से खाना लेकर आई और मुझसे कहने लगी कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही दे सकती हूँ। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो बुरे समय में भी वे हमारी मदद करते हैं। मैंने उससे कहा कि यदि मेरी स्थिति बेहतर हो जाती है, तो मैं तुम्हें फिर से काम पर रखूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पति के ऑफिस वाले भी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। शायद वे उन पैसों को हड़प करना चाहते थे। एक दिन मुझे याद आया कि मेरे पति बार बार उस स्टोर रूम की ओर इशारा कर रहे थे। नौकरानी नहीं थी। मैंने घर की सफाई शुरू की। सफाई करते समय मैंने दीवार पर लगी फोटो फ्रेम हटाई और उसके पीछे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ समय के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उस फ्रेम के पीछे एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैंने तिजोरी खोली तो उसमें बहुत सारे पैसे और गहने थे। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पति बार बार उस ओर इशारा क्यों कर रहे थे। मैंने वहां से सारी रकम निकाली और फ्रेम को वापस वहीं लगा दिया। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया और उससे कहा कि मुझे घर का सामान पैक करने में मदद करो, क्योंकि यह घर किराए का है और मैं यहां से जा रही हूं। मैंने सोचा कि कुछ पैसे अपने पति की दूसरी पत्नी को दूं, लेकिन नौकरानी ने मुझे बताया कि वह लड़का उसका नहीं था। वह तुमसे झूठ बोल रही थी। शायद तुम्हारे पति ने उससे शादी भी नहीं की थी और वह तुमसे झूठ बोल रही थी। मैं पूरी तरह शांत हो गई थी। मैंने अपनी काम वाली बाई को उसकी तनख्वाह दी और अतिरिक्त पैसे भी दिए। साथ ही घर का आधा सामान भी उसे दे दिया। उसे लगा कि मुझे मेरे पति के पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं आधा सामान लेकर दूसरे शहर चली गई। वहां जाकर मैंने अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और वहां नौकरी करने लगी, क्योंकि मैं उन पैसों से कुछ अच्छा काम करना चाहती थी। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं, लेकिन अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं था। इसलिए मैंने दूसरा विवाह भी नहीं किया। अब मैं स्वाभिमान से जी रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद। अर्णव, मैं कैसे चला जाऊं? आपको नींद नहीं आ रही है और मैं छोड़कर चला जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो आज आपको सुलाकर ही जाऊंगा, नहीं तो आपको डार्क शक्ल हो जाएगा और आप अच्छी नहीं लगेंगी। आशी, तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे? आपका प्यार कम हो जाएगा अगर मैं अच्छी नहीं दिखी तो। अर्णव, नहीं तो। मैंने ऐसा कब कहा कि मेरा प्यार आपके लिए कम हो जाएगा? आप अभी भी विदाउट मेकअप हैं और जैसे भी हैं बहुत ही प्यारी हैं मेरी जान। आप कभी मेरे लिए बुरी हो ही नहीं सकती हैं, चाहे आप किचन में काम क्यों ना कर रही हो। उस वक्त तो आप और भी ज़्यादा ही प्यारी लगेंगी। मैं इमेजिन कर लिया है। इतना कह कर के वह आशी के गालों को अपने हाथों से छू लिया और आशी के माथे को भी चूम लिया। आशी, ओहो, यह बात है तो फिर मुझे सो जाना चाहिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा कल खूबसूरत लगने लगूं। इतना कहकर वह बेड पर लेटने वाली होती है कि अर्णव उसे अपनी बाहों में रोक लिया और कहने लगा, अब आप सोने जाओगी, मुझे अब नींद नहीं आ रही है, मुझे आपके पास ही रहना है। आशी, जी नहीं, आप जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए और आप भी सो जाइए। आपको भी अच्छा दिखना बनता है और अगर आप अच्छे नहीं दिखेंगे तो मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। इतना तो वह कह दी थी। अब अर्णव अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और आशी के हाथों को कस के पकड़ लिया और अपनी होठ आशी के होठों पर रख दिया और पैशनेटली तरीके से किस करने लगा। यह देख कर के आशी कुछ बोलना चाहती थी, पर वह कैसे बोलती। अर्णव ने तो उसके मुंह ही बंद कर दिए थे।
वह अपने हाथों से अर्नव को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, पर अर्नव तो टस से मस नहीं हो रहा था। उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आसी यह देखकर अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश छोड़ देती है। जब अर्नव यह देखा कि अब आसी उसे धक्का नहीं दे रही है, तो वह आशी से दूर हुआ और कहने लगा, आइंदा आज के बाद ऐसे आप कोई भी बात नहीं कहेंगी कि आप मेरे साथ नहीं रहेंगी। इस वक्त अर्नव की आंखों में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और शायद उसकी आंखों में आंसू भी भर आए थे। यह देखकर आशी, ओहो आई एम सॉरी, कान पकड़कर सॉरी बोलती हूँ। अब मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी, प्लीज़ मान जाइए ना। कल हमारी इंगेजमेंट है और आप मुंह फुला के लड़कियों की तरह मुझसे नाराज़ रहेंगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप समझिए ना, प्लीज़ ना, मान जाइए ना। इतना कहकर अर्नव के गले में बाहें डालकर उसके गाल पर किस कर लेती है और उसे कस के गले लगा लेती है। अर्नव आशी के दूर जाने से ही पूरी तरह से घबरा जाता था, इसीलिए वह आशी से गुस्सा हो गया था। पर पल भर में ही वह आशी के प्यार से मान भी गया और उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में कस के थाम लिया। कहने लगा, प्लीज़ आप मुझसे दूर जाने का सोचिएगा भी मत, प्लीज़। मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है आपके इस तरह के बातों से। आशी सब समझ रही थी। उसने फिर कहा, कान पकड़ते हुए, सॉरी मैं नहीं कहूँगी, और अर्नव के माथे को किस कर ली। अर्नव इस वक्त आशी के इतना प्यार दिखाने से बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था और वह उसके गोद में सर रखकर उसे निहारने लगा और कहने लगा, आप ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रहेंगी, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। आशी, हाँ पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वह फिर से अर्नव के माथे को किस कर ली और उसके सर को सहलाने लगी। वह आशी के हाथों को पकड़ते ही आंखें बंद कर लिया और कुछ ही मिनट के बाद वह सो गया। आशी यह महसूस कर सकती थी कि उसे इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही है और वह सोचने लगी, मैं आपसे कभी भी ऐसे बातें नहीं करूँगी। वह खुद के हाथों को अर्नव के हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, पर अर्नव तो सो चुका था। उसके हाथों को पकड़ के उसके गोद में ही यह देख कर कि आशी कहने लगी, आज आपको इतने सुकून से सोते हुए देख कर के मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून हो रहा है। आप इसी तरह से सुकून में रहिए। वह बेड से सर को टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वह देखती है कि सरोजनी जी और मधु आ रहे हैं। सरोजनी जी यह देखी कि अर्नव आशी के गोद में सो रहा है और वह भी इतने सुकून से, तो सरोजनी जी कुछ बोलना सही नहीं समझी और वह उल्टे पांव वहां से जाने वाली थी कि तभी आशी महसूस की शायद उसके कमरे में कोई आया है और वह अपनी आंखें खोल ली और वह देखती है कि सरोजनी जी जा रही हैं। अभी मधु बाहर ही खड़ी थी, पर अभी वह दरवाजे को पार कर दी। आशी, दादी माँ आइए ना, आप क्यों जा रही हैं? इतना सुनकर के सरोजनी जी वहीं रुक गई और वह भी आशी की तरफ मुड़कर कहने लगी, नहीं बेटा, देख रही हूँ कि आप दोनों बहुत ही सुकून से सो रहे हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। आशी, नहीं दादी माँ, मैं अभी सोई नहीं हूँ, बस अर्नव जी सो गए हैं अभी। वह और आगे कुछ कहती कि सरोजनी जी, पता है बेटा, मुझे आज इस तरह से अर्नव को सुकून से सोते हुए देखकर मुझे इतना सुकून और खुशी मिल रहा है कि अब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इसी तरह से आप मेरे अर्नव का ख्याल रखिए। अर्नव खुद को ही भूल चुके हैं, पर आप उसे यह याद दिला दी है कि वह क्या है, जो कि आप उसकी सब कुछ हैं और वह आपसे ही तो सीख रहे हैं खुद को संभालना। मधु भी आ गई और कहने लगी, वाह भाई तो बड़े ही। वह थोड़े तेज आवाज़ में बोली। तभी आशी, प्लीज़ मधु, आप थोड़ा धीरे बोलिए वरना अर्नव जी उठ जाएंगे। सरोजनी जी यह सुनकर के स्माइल करने लगी कि आशी कितना अर्नव का ख्याल रख रही है और अर्नव भी तो आशी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। वह क्यों नहीं रखे,
आशी अर्नव के सर को अपने हाथों से उठाकर के बेड के तकिए पर रख देती है और उसे अच्छे से सुलाती और उसके ऊपर चादर डाल दी और सरोजनी जी के हाथ को पकड़ के सोफे पर बैठा दी। और मधु भी वहीं पर आ गई थी और कहने लगी, क्या बात है दादी माँ, कुछ ज़रूरी है बात? सरोजनी जी, हाँ बेटा, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कल बहुत से लोग आएंगे और आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगी। हम सब लोग आपके साथ ही रहेंगे, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आशी, दादी माँ, मुझे अर्नव जी ने बताया है कि कैसे क्या करना है। इतना सुनते ही सरोजनी जी, अच्छा, अर्नव तो एक कदम आगे निकला, सारे बात यह बता दिया पहले ही। चलिए अच्छी बात है, मैं तो यही बोलने आई थी और आप जल्दी से सो जाइए, नींद पूरी करिए, वरना आपके फेस डल हो जाएंगे और फेस पर ग्लो रहना बहुत ज़रूरी है। मधु, तब तो दादी माँ मुझे भी जाकर के सोना चाहिए, वरना मेरा भी ग्लो डल हो जाएगा ना और मैं भी अच्छी नहीं लगूंगी। सरोजनी जी यह बात सुनकर के स्माइल कर दी और कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर आपके भाई की इंगेजमेंट है तो आपका अच्छा दिखना तो बनता है ना। मधु सोचते हुए, आशी, आपने बताया नहीं, मैं आपसे बहुत पहले ही यह पूछी थी कि यह बरखुरदार जो कि अभी आपके कमरे में इस तरह से बेड पर सोए हुए हैं, इतने रिलैक्स मूड में, कभी तो इतने रिलैक्स मूड में होकर सोते ही नहीं, पता नहीं आज क्या खा लिए हैं और इतने रिलैक्स होकर सो रहे हैं, जबकि हम लोग भी कमरे में हैं और बातें कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। तो बताइए कि आपको यह बरखुरदार कैसे पसंद आ गए, ऐसा क्या देख लिया आपने? आशी शर्म से नज़रें नीचे कर ली। शायद अर्नव भी इस वक्त जाग रहा था। सरोजनी जी के आने के बाद जो भी बातचीत हुई वह सुन रहा था, पर वह सोने का नाटक कर रहा था, वह उठ नहीं रहा था और वह भी सोच रहा था कि आशी इस बात का क्या जवाब दे रही है। वह तो सब जानता था कि आशी उसके प्यार में पागल है और वह भी, पर फिर भी वह सुनना चाहता था। मधु आशी को कुछ ना बोलते देखकर बोली, आशी सॉरी भाभी, अब तो आप मेरी भाभी बनेंगी ना, और कल इंगेजमेंट के बाद पक्का आपको भाभी ही बोलने वाली हूँ। मधु को पता नहीं क्या सूझा कि उसने आज आशी से पूछा, क्या मैं आपको भाभी माँ बोल सकती हूँ? मैं अपने मॉम को नहीं देखा, लेकिन आप भी मॉम की तरह ही मेरा ख्याल रखती हैं, अगर वह होती तो वह भी ऐसे ही रखती। यह बोलते बोलते मधु की आंखों से आंसू निकलने लगे। जब सरोजनी जी और आशी मधु की आंखों में आंसू देखे तो उनके भी मन भर आया। अर्नव भी यह बात सुनकर के उसकी भी कस के मुठियाँ कस गई, एक दर्द उसकी आंखों में उतर आया। सरोजनी जी आशी को देखने लगी कि उसका क्या जवाब है। आशी भी हैरान होकर के मधु को देखने लगी। मधु नम आंखों से, क्या मैं बोल सकती हूँ? आशी ने उसे गले लगा ली। उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई थी। वह मधु के सर को सहलाते हुए, हाँ आप मुझे बोल सकती हैं, आपका जो मन कहे वो हमें बुलाएं। आशी भी माँ बाप के न होने का दर्द जानती थी तो कैसे भला मधु को मना कर सकती थी। यह सुनकर के सरोजनी जी और अर्नव बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए और उनके चेहरे खिल उठे थे और अर्नव भी मुस्कुरा दिया था। और इस वक्त अर्नव आशी के चेहरे को देखना चाहता था। वह उठ बैठा और कहने लगा, वाह मेरी जान, आपने आज मधु को इस तरह से संभाला, मैं तो सोच भी नहीं सकता। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और फिर स्माइल कर दिए। सब लोग समझ गए कि अर्नव जाग रहा था और आशी का यह रूप देखकर अर्नव खिल उठा था और उसे बहुत ज़्यादा ही यह बात पसंद आया था कि मधु ने आशी को अपनी माँ की जगह दे सकती है। वह यही तो चाहता था कि मधु और आशी दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश रहें, उनकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू ना आए। वह उठ कर के वहाँ से सोफे पर गया और मधु को गले से लगा लिया और कहने लगा, यह भी कहने की बात है और आशी यह सब से थोड़ी ना रोक सकती है। आशी माय क्यूट एंजल, और वह सारी बातें समझ सकती है। सरोजनी जी अर्नव और मधु को गले से लगा ली और फिर आशी के पास आई और कहने लगी, बेटा आपने इस घर को खुशियों से भर दिया है और आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं और हम तो बहुत ही लकी हैं कि हमें आप मिली।
इतना कहकर वह आशी को अपने सीने से लगा ली और कहने लगी, आशी बेटा आप लोग आराम करिए, मैं चलती हूँ। सरोजनी जी वहाँ से चली जाती हैं। अर्नव आशी को भी गले लगा लिया और कहने लगा, आप सो जाइए, फिर मैं जाऊँ। मधु कहने लगी, हाँ भाई आप जाइए, थोड़ी देर में भाभी के साथ रुकती हूँ और फिर मैं भी सोने के लिए चली जाऊँगी। मुझे भाभी से कुछ बात करनी है। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, ओके, बट आप दोनों टाइम से सो जाइएगा, कोई बदमाशियाँ नहीं चलेगी। फिर अर्नव वहाँ से अपने कमरे में चला गया और जाकर के शावर के नीचे खड़े होकर सोचने लगा कि आशी सच में कितनी अच्छी है, जो कि इस घर को इतना प्यार मान सम्मान दे रही है। और इधर मधु बातें करने लगी कि कल क्या पहनेंगे और कैसे मेकअप और फिर पार्टी में क्या होगा, सब कुछ आशी के साथ बात कर रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगी, अब हमें सोना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है, 9:30 हो रहे थे रात के। उन्हें जल्दी सोना था ताकि वह कल सुबह जल्दी उठ सकें। वह फ़ौरन से मधु अपने कमरे में चली जाती है। आशी डोर लॉक करके सोने की कोशिश करती है, पर पता नहीं क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वह सोचने लगी, मुझे अर्नव के कमरे में जाना चाहिए, और वह मुस्कुरा करके अर्नव के कमरे की ओर चल दी। आशी अर्नव के कमरे में आती है तो देखती है कि अर्नव कागज पर बैठ कर के लैपटॉप पर काम कर रहा था। आशी फ़ौरन से अर्नव के पास आकर के उसके गोद से लैपटॉप हटाकर उसे गले लगा लेती है। अर्नव का चेहरा इस वक्त काम में लगा हुआ था। आशी अर्नव से अलग होकर के, मैं बहुत खुश हूँ अर्नव जी, आज मधु ने तो देखें, अभी वह बोल ही रही थी कि अर्नव उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दिया और कहने लगा, आप चुप रहिए, मुझे आपको देखने दीजिए। आशी आप क्या देख रहे हैं, मुझे आप तो बहुत बार देख चुके हैं। अर्नव मैंने कहा ना, आप मुझे ज़रा देखने दीजिए। आशी शर्मा गई और फिर से अर्नव के गले लग गई। अर्नव काउच पर बैठा हुआ था, जिसे कि बैलेंस बिगड़ गया और वह काउच से थोड़ा साइड में गिर गया और आशी उसके ऊपर आ गई। अर्नव आशी के नीचे था। अर्नव स्माइल करने लगा और आशी की आंखों में देखने लगा। आशी भी इस वक्त अर्नव को ही देख रही थी। वह दोनों की आंखों एक दूसरे को देखने में बिजी थी। कुछ देर के बाद आशी होश में आई और वह उठने की कोशिश की, पर अर्नव उसके कमर को पकड़ा हुआ था, उसे उठने ही नहीं दे रहा था और कहने लगा, आप क्या चाहती हैं, यह करने आई हैं, अब आपको सोना नहीं है। आशी मुंह बनाते हुए, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। अर्नव, अच्छा जी, आपको नींद नहीं आ रही है, मैं सुला दूं आपको। आशी मुंह बनाते हुए, सुला दीजिए ना, जैसे कि मैं आपको सुलाई। यह सुनकर अर्नव उठा और आशी को अपने गोद में उठा लिया और उसे उठाकर अपने बेड पर लेट गया और उसे सुला दिया और ख़ुद भी उसके बगल में ही सो गया और कहने लगा, अब सो जाइए आप। इतना सब कुछ होते हुए आशी देखकर अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसकी हैरानी इतनी बढ़ गई थी, उसकी धड़कनें तेज हो गई और वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अर्नव उसकी धड़कनों को महसूस कर सकता था कि वह सोच भी नहीं सकती थी कि अर्नव ऐसा कुछ कर सकता है और वह बेड से उठने वाली होती है। तभी अर्नव उसके कमर को पकड़ लिया और कहने लगा, क्या हुआ बच्चा, अब सो जाइए ना, मैं आपको सुला रहा हूँ ना। आशी, ऐसे नहीं सोना है, मुझे आपके गोद में सोना है। अर्नव, अच्छा जी, आपको मेरी गोद में सोना है, ओके। अर्नव उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। आशी, ऐसे नहीं, छोड़िए ना मुझे, मैं आपको जैसे सुला रही थी वैसे मुझे सोना है। अपनी आँख बंद करके कहने लगी, अच्छा पापा ठीक है, मैं वैसे ही आपको सुला रहा हूँ मेरा बच्चा। और वह आशी के सर को अपने गोद में रख दिया और फिर उसके सर को सहलाने लगा। आशी बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रही थी और अर्नव के हाथों को अपने हाथों में कस के पकड़ी हुई थी और फिर अर्नव आशी को ही देखे जा रहा था। आशी कुछ देर रुक कर के कहने लगी, आप यूँ मुझे ऐसे घूरते रहेंगे तो मैं कैसे सो पाऊँगी बताइए। इतना सुन कर के अर्नव कहने लगा, ओके बाबा, मैं आपको नहीं देखता हूँ, बट क्या करूँ, कितना भी कोशिश करता हूँ कि आपको ना घूरूँ, आपको सोना है तो मेरी नज़र खुद ब खुद चली जाती है, बताइए मेरी गलती है इसमें।
और अब मेरी जान इतनी प्यारी है तो मैं क्या करूं? यह बोलते समय अर्नव की सांसें आशी की गर्दन पर पड़ रही थी। आशी की आंखें अपने आप बंद हो गई। आशी उसके ऐसा करने से पिघल गई और तुरंत मुड़कर अर्नव को गले से लगा ली। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अर्नव आशी का चेहरा अपने हाथों में लेकर, अच्छा आप नाराज़ क्यों हो गई? अभी भी थोड़ी थोड़ी बात के लिए आप नाराज़ हो जाती हैं और फिर आप जाने क्यों लगी? मेरे पास से उठकर क्यों गई? आशी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बंद आंखों से ही उसने सर ना में हिला दी। अर्नव आशी को ऐसे शर्माते देखकर आशी आंखें खोलिए। अर्नव के बोलने पर आशी आंख खोलकर देखती है तो अर्नव उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अर्नव उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा था। आशी भी आज अर्नव को नहीं रोकती है और फिर अर्नव धीरे से अपने होठों को आशी के होठों पर रखकर किस करने लगा। कुछ मिनट के बाद वह उससे अलग हुआ। आशी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। अर्नव को आज उसकी आंखों में कुछ अलग ही दिख रहा था, जिससे कि वह मदहोश हो रहा था। उसके गले पर अपने होठ रख देता है। आशी उसे यह करते रोकते हुए, अर्नव जी। इस वक्त अर्नव कोई भी जवाब नहीं देता है। आशी लंबी सांसें लेते हुए, प्लीज़ अर्नव जी, अभी यह सब सही नहीं है। अर्नव उसकी आवाज़ सुनकर होश में आता है कि वह क्या कर रहा है। वह बिना कुछ बोले उसे गले लगा लेता है। आशी अर्नव को कुछ ना बोलते देखकर, आप नाराज़ तो नहीं हो गए ना? अर्नव उससे अलग होकर, नहीं तो आपने अच्छे से डिनर किया ना? आशी कहने लगी, किया तो था मगर भूख लग रही है। अर्नव उसे प्यार से गले लगाकर, अच्छा मेरी जान को भूख लग रहा है, मैं आपके लिए अभी कुछ लेकर आता हूँ। अर्नव उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए चला जाता है। आशी बैठ के अर्नव के ही बारे में सोच रही थी, जो कि कुछ देर पहले जो मोमेंट हुआ था, यह सोच करके उसके दिल में एक गुदगुदी हो रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से खिल उठा था। अर्नव कुछ देर में ही आया। आशी का खिला हुआ चेहरा देख करके वह भी बहुत खुश हो गया और कहने लगा, क्या हुआ बच्चा, आप बहुत खुश लग रही हैं। आशी उसका हाथ पकड़ के कहने लगी, जब आप मेरे साथ हो तो मैं तो खुश रहूँगी ही ना। इतना सुनकर अर्नव उसके माथे पर किस कर दिया और कहने लगा, चलिए आ जाइए, यहाँ पर बैठकर खाते हैं। वह सोफ़े के पास आशी को लेकर जाता है। सोफ़े पर दोनों बैठ जाते हैं। वह कुछ स्नैक्स होते हैं और दोनों खाने लगे। अर्नव अपने हाथों से आशी को खिलाने लगा। उसने आशी को अपने गोद में बैठा दिया और आशी भी इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा ही फील करके अर्नव के साथ थी और खा रही थी। अर्नव भी आशी को इस वक्त बहुत ज़्यादा ही प्यार किए जा रहा था। वह बिल्कुल भी अर्नव से आज शर्मा नहीं रही थी। थोड़ी देर में ही सब खाने के बाद आशी पानी पीती है और कहने लगी, अब मैं जाती हूँ, मुझे अब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, अब मैं सो जाऊँगी। अर्नव हाँ में अपना सिर हिलाया। यह देख कर के आशी जाने लगी, पर जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ी, अर्नव उसके हाथ को पकड़ लिया और कहने लगा, गुड नाइट किसी तो देते जाइए, ऐसे कैसे जा सकती हैं। यह सुनकर के आशी शर्मा गई और कहने लगी, यह किसी शादी के बाद। अभी वह इतना बोली ही थी कि अर्नव खड़ा हो गया और अपने हाथों से उसके कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके गाल पर किस कर दिया और कहने लगा, आप भी मुझे गुड नाइट किसी दीजिए, और यह शादी से पहले है ना कि बाद में। आशी मुस्कुराते हुए उसके भी गालों पर प्यार से किस कर ली और कहने लगी, मैं जा रही हूँ। अर्नव उसके कमरे तक छोड़ आया और यह देखकर आशी कहने लगी, मैं विदेश नहीं जा रही हूँ, यहीं आपके पास बगल के कमरे में ही तो हूँ। अर्नव, ओह माय जान, मैं क्या करूँ, आपके बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा है। मेरा बस चले तो अभी ही आपको लेकर कहीं भाग जाऊँ जहाँ कोई भी ना हो। इतना सुनकर आशी शर्मा गई और कहने लगी, आप जाइए और सो जाइए, प्लीज़ बदमाशियाँ मत करिए। और वह थोड़ा गुस्से वाले मूड में बोल रही थी। यह देख करके और सुनकर अर्नव कहने लगा, ओके, जैसी आपकी आज्ञा माय जान। इतना कह कर के वह अपने कमरे में चला गया।
आशी मुस्कुराकर दरवाजे को लॉक कर ली और वह जाकर बेड पर सो गई। इधर अर्नव भी अपने कमरे में आया और लैपटॉप को बंद किया और फिर बेड पर सो गया। अगली सुबह अर्नव ने अगले ही हफ्ते शादी के लिए बोला था, तो सब उसकी तैयारियों में लगे हुए थे और आज इंगेजमेंट थी तो सब सगाई की तैयारियों में लगे हुए तैयारी करने लगे। उसके बाद मेहंदी संगीत और अगले दिन शादी। आशी और मधु ने सरोजनी जी के कहने पर कॉलेज से छुट्टी ले रखी थी। वह दोनों नीचे आकर सरोजनी जी के साथ में बैठ गई थी। सरोजनी जी ज्वेलर को बुलाई हुई थी और वही ज्वेलर उन्हें ज्वेलरी दिखा रहा था। अर्नव ऑफिस गया हुआ था क्योंकि उसे ऑफिस जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था। किशोर जी उसे रोक रहे थे कि कम से कम आज के दिन तो तुम नहीं जाओ, पर अर्नव कहने लगा, दादाजी आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि बहुत अर्जेंट हो जाए तो मुझे जाना ही पड़ता है। सब लोग जानते थे कि काम आ जाए तो अर्नव किसी की नहीं सुनता, वह पहले काम इम्पोर्टेंस देता है। और कहने लगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। इतना कह कर के वो ऑफिस के लिए निकल गया और आशी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। सरोजनी जी ज्वेलर्स को बुला लिया और कहने लगी, आशी अपने लिए रिंग पसंद कर लीजिए। आशी, जी दादी माँ। सरोजनी जी फिर वहाँ से उठकर चली गई। वह किचन में गई थी नाश्ते की तैयारी देखने। फिर वह तुरंत आ गई और कहने लगी, आप लोग जल्दी से ज्वेलरी पसंद करिए। आशी ने रिंग सिलेक्ट कर ली क्योंकि अर्नव किसी मीटिंग के कारण नहीं आ पाया था। वह कह गया था कि मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, पर वह नहीं आया। तो आशी ने उसे कॉल की। वह इस वक्त मीटिंग में था, पर आशी का कॉल देख वह रिसीव कर लिया और कहने लगा, क्या हुआ बच्चा? आशी, आप अभी तक नहीं आए, ज्वेलरी देखनी है। अर्नव कहने लगा, आपको जो अच्छा लगे आप जो पसंद कर लीजिए, आपकी पसंद मेरी पसंद है। ओके, आशी बोली, ओके, पर आप जल्दी आ जाइए। ओके माई जान। और इतना कह करके वह फ़ोन कट कर देता है और वह मीटिंग कंटिन्यू किया। इधर रिंग सेलेक्ट करने के बाद सबने लंच पर बैठे अर्नव का वेट कर रहे थे क्योंकि अर्नव ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर में अर्नव भी आ गया और सबके साथ वह भी लंच पर बैठ गया और कहने लगा, अब से मैं कुछ दिनों के लिए फ्री हूँ, मैं कोई भी अभी अपॉइंटमेंट या डील नहीं करूँगा और मैं ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। मैंने सारे काम बबलू को सौंप दिया है। अब मैं इस वक्त सारा टाइम आशी और अपने घर वालों को दूंगा। आज सुबह से ही बहुत शोर शराबे और इंगेजमेंट की तैयारी चल रही थी और आज बहुत ज़्यादा ही खुराना बंगले को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। बहुत कम ही लोग आए हुए थे, उनमें भी उनके खास दोस्त और रिश्तेदार थे। दोपहर के टाइम में ही अजय और उनकी फैमिली भी आ गई थी, मतलब शकुंतला जी और कैलाश जी। वह किशोर जी से कहने लगे, वाह अंकल जी, आपने तो बहुत ही खूबसूरती से इस बंगले को सजाया है। अजय आते ही आशी को गले से लगा लिया और कहने लगा, कैसी हो मेरी क्यूट सिस्टर, सब मज़े में है ना? आशी कहने लगी, हाँ भाई, आप कैसे हैं? अजय कहने लगा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। शकुंतला जी भी आशी को अपने सीने से लगा ली। वह आशी को अपनी बहन की बेटी कम और अपनी बेटी ज़्यादा मानने लगी थी। सब लोगों ने मिलकर के लंच किया। मीडिया वालों को इनसे दूर ही रखा गया था। अर्नव चाहता था कि सब कुछ सिंपल तरीके से हो। हॉल में स्टेज पर सोफ़ा लगा हुआ था, स्टेज के नीचे गेस्ट और घर वालों के लिए सोफ़े लगे हुए थे। उधर सिमरन के फैमिली वाले भी आ गए। मिस्टर और मिसेस शर्मा वह यहाँ पहली बार आए हुए थे। वह आते ही सब लोगों से मिले। सरोजनी जी और किशोर जी को उन लोगों ने पैर छुए और कैलाश जी और शकुंतला जी के गले मिले। सिमरन आकर के अजय के साथ खड़ी हो गई। सिमरन बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वह रेडी होकर के नहीं आई थी, वह सिर्फ कैजुअल ड्रेस में ही आ गई थी। यहीं पर वह भी तैयार होगी। दोपहर हो गए थे और इन लड़कियों को तैयार होने में बहुत वक्त लगेगा। सरोजनी जी यह कहते हुए उनको इशारा करने लगी कि आप लोग जाओ और रेडी हो जाओ, पार्लर वाली आ गई हैं आप लोगों को रेडी करवाने के लिए। अजय आशी के पास सिमरन के साथ गया। अजय, आशी, यह है सिमरन, आपकी होने वाली भाभी, कैसी हैं?
आशी कहने लगी। बहुत अच्छी हैं। आशी सिमरन के गले लग जाती है। सिमरन भी मुस्कुराते हुए आशी के गले लग गई। सिमरन, यह है मेरी बहन। और आशी, भाई आपने क्या भाभी चुनी है, बहुत ही खूबसूरत है। सिमरन भी आशी के बारे में अजय से बहुत कुछ सुन चुकी थी और वह यह भी जान गई थी कि अजय की अपनी बहन है। मधु तो सिमरन से पहले भी कई बार मिल चुकी थी। वह भी आकर के सिमरन के गले लग गई और कहने लगी, कैसी है सिमरन भाभी। सिमरन मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मधु, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, आपके सामने हूँ। यह सुनकर के सभी लोग हंसने लगे। सरोजनी जी कहने लगी, मधु आप सब लोगों को लेकर जाइए और जल्दी से रेडी हो जाइए। इतना सुनकर के मधु सिमरन और आशी का हाथ पकड़े हुए कमरे में लेकर जाने लगी। अर्णव आशी को ही देखे जा रहा था कि वह आशी बहुत ही खुश है। जब अजय अर्णव को देखा तो उसके करीब गया और उसे बॉडी को टच किया। तब जाकर कि अर्णव होश में आया। अजय, क्या यार, तुम तो एकदम से खो से गए हो, जबकि तुम इसी घर में आशी के साथ दिन रात रह रहे हो। मेरी सोचो, मैं तो सिमरन से दूर रहता हूँ, फिर भी मैं इतना। अभी वह बोल ही रहा था कि अर्णव कहने लगा, चुप कर यार, मैं कहाँ आशी को देख रहा हूँ। मैं तो सुबह होते ही इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई तो मुझे जाना पड़ा। अभी अभी तो आ रहा हूँ और मैं जी भर के सुबह से आशी को देखा भी नहीं। और तुम कह रहे हो कि मैं दिन रात आशी के करीब हूँ, यह गलत बात है। अजय मुस्कुराने लगा। उधर सरोजनी जी, किशोर जी और सभी से बातें कर रहे थे। शिखा शर्मा कह रही थी, यह आशी कौन है। सरोजनी जी से बोलने से पहले ही शकुंतला जी कहने लगी, यह मेरी बेटी है और अर्णव की होने वाली पत्नी। यह सुनकर के शिखा जी चुप हो गई और कहने लगी, आपकी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। इधर अर्णव और अजय भी चले जाते हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम में ही इंगेजमेंट का मुहूर्त था। कुछ देर बाद सब रेडी होकर के एक एक करके हॉल में आने लगे थे। गेस्ट भी बहुत कम आए हुए थे, क्योंकि अर्णव नहीं चाहता था कि ज़्यादा लोग आएँ और उन्हें डिस्टर्ब हो, क्योंकि आशी को प्रॉब्लम होगी। यह सोच कर के अर्णव कम लोगों को ही इनवाइट किया था और वह अपने आदमियों को भी कह दिया था कि आशी के अंकल और आंटी को किसी भी तरह से यहाँ से चलता करे, किसी भी तरह से यहाँ से चलता करे। उसके आदमियों ने यह कर भी दिया था। आशी, मधु और सिमरन रेडी हो गई थी। सिमरन आशी के पास आकर कहने लगी, आपके बारे में मैं अजय जी से बहुत सुन रखा। आप अजय जी की बहन हैं, मतलब मुंह बोली बहन। आशी ने अपना सर हाँ में हिलाई। सिमरन कहने लगी, अर्णव जी से मैं बहुत पहले मिल चुकी हूँ, वह बहुत अच्छे हैं। आज से पहले उन्होंने किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, पर मानना पड़ेगा उन्होंने क्या पसंद की है अपने लिए। मैं भी बहुत बार कह रही थी कि मेरी फ्रेंड है, आप उससे मिल लीजिए, पर अर्णव जी कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है। इतना सुनकर मधु कहने लगी, सिमरन भाभी, आप नहीं जानती हैं, मेरे भाई आशी भाभी को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। अगर आशी भाभी को ना देखे तो वह बहुत बेचैन हो जाते हैं। ऐसे हैं मेरे भाई, और आशी भाभी भी बहुत ख्याल रखती हैं। कल तो वह, अभी वो आगे बोलती कि आशी कहने लगी, मधु जल्दी से रेडी होइए ना, दादी माँ आ जाएंगी, हमें जल्दी से रेडी होना चाहिए। यही सब बातें करते हुए तीनों आपस में रेडी हो रही थी। इधर अर्णव आज वाइट 3 पीस सूट पहना हुआ था, बाल सेट, हाथों में घड़ी, बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। कोई भी लड़की देखे तो उसे देखते ही रह जाए। गोरा रंग किसी का भी दिल चुराने के लिए काफ़ी था। वहीं अजय भी कम नहीं था, वह भी मरून 3 पीस पहना हुआ काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बिना बियर्ड के भी वह किसी का भी दिल चुरा लेता। अर्णव वहाँ पर खड़े मिस्टर सिंह से बात कर रहा था। वह उन्हें अपने डैड की तरह ही सम्मान देता था। तभी सारी लाइट बंद होकर के और स्पॉट लाइट सीढ़ियों पर गई। उन्हें यह देखकर के सबकी नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई आशी पर पड़ी। आज उसने डार्क क्रीम कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसके गोरे रंग पर डार्क क्रीम कलर उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल, हल्का मेकअप और उसके मासूम से चेहरे पर उसकी कातिलाना स्माइल और उसकी काजल से सनी हुई आंखें
जिसकी गहराई किसी को भी घायल करने के लिए काफ़ी थी। फिर अर्नव कैसे बच सकता था? वह तो उसकी जान थी। वह एकटक आशी को देखे जा रहा था। वह तो आशी को देखकर भूल ही गया था कि उसके आसपास लोग भी हैं। वह कब से आशी को ही देखे जा रहा था। सब लोग भी आशी को ही देख रहे थे। मिस्टर सिंह जो उसके साथ खड़े थे उसको ऐसे आशी को देखकर मुस्कुरा देते हैं। आशी मधु के साथ और पीछे सिमरन के साथ आ रही थी। आज मधु ने भी ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। मधु भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। मधु ने भी ज़्यादा मेकअप नहीं किया था पर वह भी स्वीट लग रही थी। सिमरन भी रेड लहंगे पहनी हुई थी। वह भी बाल खुले हुए थे, हल्के से लिपस्टिक, हल्के से मेकअप में वह भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। जब आशी की नज़रें अर्नव की नज़रों से मिली तो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। आशी जब अर्नव के नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाई तो शर्म से उसके नज़रें झुका ली। वही अर्नव आशी के ऐसे नज़रें झुका लेने से अनजाने में मुस्कुरा दिया। सब लोग उसे देख रहे थे। मिस्टर सिंह अर्नव के कंधे पर हाथ रखते हैं तो अर्नव अपने होश में आता है और वह भी शर्मा जाता है। वह आशी से नज़रें हटा करके उन्हें देखने लगा। मिस्टर सिंह हंसते हुए, कोई बात नहीं, होता है। जब मैं आपकी आंटी से मिला था तो मैं भी ऐसे ही खुश आ गया था। अर्नव उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है, बस अंदर ही अंदर स्माइल करने लगा। वह बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। तब तक आशी भी नीचे आ गई थी। उसे स्टेज पर अर्नव के बगल में लाकर खड़ा कर देते हैं। सरोजनी जी आशी को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आशी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। नज़र का टीका लगाती हैं, आशी को रिश्तेदारों से मिलवाती हैं। वह भी सबसे प्यार से मिल रही थी। सब उसके सरल और शांत बिहेवियर से बहुत खुश हो गए थे। सरोजनी जी, बेटा इनसे मिलो, यह है मिस्टर बजाज और उनकी पत्नी उर्मिला। वह लोग कहने लगे, आपकी होने वाली बहू तो लाखों में एक है। क्या बहू चुना है आप लोगों ने? उधर शकुंतला जी यह सब देख करके बहुत ज़्यादा ही भावुक हो रही थी और कहने लगी, आज मेरी बच्ची को सबसे कितना प्यार मिल रहा है। अर्नव जो यह सब देख रहा था वह भी बहुत ज़्यादा ही आशी के लिए खुश हो रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद अजय और सिमरन भी स्टेज पर आते हैं और एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और देखते ही देखते कुछ देर में पार्टी ख़त्म हो जाती है। अजय बहुत अच्छा सा आशी के लिए गिफ्ट लेकर आया था और वह मेहंदी के लिए लहंगा था। यह देख कर के आशी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। उसे खुश देख कर के शकुंतला जी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। कैलाश जी कहने लगे, बेटा यह आपके लिए है, आपको कैसा लगा? आशी कहने लगी, अंकल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है। सिमरन के घर वाले भी वहीं थे लेकिन वह कुछ देर में सबसे विदा लेकर सिमरन को लेकर जाने लगे। आशी और सिमरन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। वह दोनों एक दूसरे को अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। सिमरन अपनी मम्मी पापा के साथ घर चली गई। अजय भी उसे जाते देख रहा था। यह देखकर आशी कहने लगी, क्या भाई जाइए ना, वहाँ से छोड़कर आइए। अजय यह सुनकर शर्मा गया और आशी को प्यार से सर पर हाथ फिरा दिया और उसे गले से लगा लिया। यह देखकर शकुंतला जी बहुत खुश हुई थी। शकुंतला जी भी कहने लगी, अब हम लोग भी चलते हैं। सरोजनी जी कहने लगी, मैं तो कहूँगी कि आप लोग यहीं रहिए शादी तक। यह सुनकर के अजय कहने लगा, नहीं दादी माँ, हमें जाना होगा, थोड़ा बहुत कुछ काम है, हम कल आ जाएंगे और यहीं रहेंगे। इतना सुनकर के सरोजनी जी कहने लगी, ठीक है बेटा। और अजय भी अपने मम्मी पापा के साथ चला जाता है। आशी भी थक गई थी तो सीधे अपने कमरे में जाकर के चेंज करने लगी थी, पर वह चेंज करती उससे पहले ही अर्नव उसके कमरे में आ गया और कहने लगा, वाइफी आज आप बिल्कुल भी मना नहीं करेंगी क्योंकि आज तो मैं 100% में 20% तो हक रखने लगा हूँ कि मैं अब आपके करीब रहूँ। यह सुनकर आशी कहने लगी, अच्छा जी। वह अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी पर अर्नव आ गया तो वह रुक गई और कहने लगी, आप जाइए, मुझे चेंज करना है। इतना सुनकर के अर्नव उसे और अपने करीब खींच लिया और कहने लगा, मैं चेंज कर दूं? और वह शरारत भरी निगाहों से यह सारी बातें कह रहा था। आशी उन्हें शरारत करने देते हैं। अब तो अर्नव को कौन ही रोक सकता है।
आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।